यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग जारी है। पोक्रोवस्क के 40% इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक। पोक्रोवस्क हाईवे से पीछे हटे हैं रूसी सैनिक। एंगल्स एयरबेस को दहलाने के बाद ज़ेलेंस्की को लगा था कि पुतिन कुछ वक्त के लिए बैकफुट पर जरूर जाएंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की की सोच गलत थी। राष्ट्रपति पुतिन ने हमले के महज 12 घंटे के बाद ही यूक्रेन को दहला दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में जबरदस्त बमबारी की है। यह हमले ज़ापोरिज़िया इंडस्ट्रियल एरिया में किए गए, जिसमें करीब 13 लोगों की मौत हो गई। लेकिन माना जा रहा है कि पुतिन का प्रतिशोध अब भी बाकी है। आने वाले 24 घंटों में ज़ापोरिज़िया की तरह यूक्रेन के कई शहर रूसी बारूद से दहल सकते हैं। पुतिन के अंदर जलती इस प्रतिशोध की ज्वाला की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 8 जनवरी की सुबह 5 बजे ज़ेलेंस्की ने पुतिन को 2025 का सबसे बड़ा जख्म दिया, तो महज 12 घंटे बाद ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की का उधार सूद समेत उन्हें वापस लौटा डाला। एंगल्स एयरबेस दहलने के महज 12 घंटे बाद ही पुतिन ने ज़ापोरिज़िया इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह कर डाला। ये ज़ापोरिज़िया के शेवचेनकिवस्की का वीडियो है। वीडियो में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, तभी अचानक गाड़ी के डैश कैम में बैक टू बैक 2 धमाके नजर आते हैं। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इमारतों से उठती आग और धुएं का गुब्बार आसमान को घेर लेता है। रूस का यह हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हर तरफ इमारतों से आग और धुएं का गुब्बार निकल रहा है। हर तरफ मलबा बिखरा है। सड़कों पर लाश पड़ी है। शहर में हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। कई बसें और गाड़ियां भी जलकर खाक हो चुकी हैं। धमाकों में बचे हुए लोगों को जल्द से जल्द एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने की कोशिश जारी है। ये शहर से गुजरने वाली ट्रॉम ट्रेन के आसपास की तस्वीरें हैं। यहां भी जबरदस्त तबाही हुई। रूस ने ज़ापोरिज़िया में कुल 12 जगहों पर हमले किए। 150 से ज्यादा ड्रोन दागे, क्रूज मिसाइल, केबी और फाब 500 बम से हमले किए। हमले में कुल 6 इमारतें और 1 ड्रोन फैक्ट्री तबाह हो गई। ज़ापोरिज़िया पर हुए हमलों में 13 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 69 लोग घायल हैं। 18 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। साफ है, ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन को सैन्य मोर्चे से ज्यादा सिविलियन मोर्चे पर नुकसान हुआ, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने पुतिन को आतंकी करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मांग की। दरअसल रूसी राष्ट्रपति 24 घंटे पहले एंगल्स एयरबेस पर हुए हमले से आग बबूला है। ऐसे में उनका टारगेट था कि वो इससे भी बड़ा जख्म ज़ेलेंस्की को दे। इसीलिए उन्होंने प्रतिशोध के लिए ज़ापोरिज़िया के इंडस्ट्रियल एरिया को चुना और पुतिन इसमें कामयाब भी रहे। रूस ने ज़ापोरिज़िया के जिस इंडस्ट्रियल एरिया पर हमला किया वो यूक्रेन सेना के लिए बेहद खास है। दरअसल यहीं पर यूक्रेन की स्वदेशी हथियार बनाने वाली कंपनी मोटर स्विच की बड़ी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में यूक्रेन सेना के लिए ड्रोन बनाए जाते हैं। यहाँ पर हर महीने 1000 से ज्यादा कामकाजी ड्रोन का निर्माण होता है। फैक्ट्री के पास ही कर्मचारियों के रहने के लिए अपार्टमेंट्स मौजूद है, जहां पर वो अपने परिवारों के साथ रहते हैं। ड्रोन फैक्ट्री के पास ही कई रिहायशी इमारतें भी बनी हुई हैं। रूस ने बदला लेने के लिए 8 जनवरी की शाम यहाँ पर बड़े हमले किए। रूसी वायुसेना ने Su-35 फाइटर जेट से बमबारी की। फाइटर जेट से फाब 500 और कैब बम बरसाए गए। रूस के हमले में ड्रोन फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हमले में 3 रिहायशी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 7 अपार्टमेंट्स भी जलकर खाक हो गए। रिपोर्ट आप देखते हैं।
प्रतिशोध यही खत्म नहीं हुआ। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के 9 अलग अलग इलाकों पर भी हमला किया। रूस ने यूक्रेन के कुपियांस्क, चासव्यार, खुराकोव, पोल्तावा, सुमी, चिर्निहिव, चसरकी, किरोवोराद और खैरसोन पर ड्रोन हमले किए। यहाँ करीब 147 अलग अलग लोकेशन पर हमले किए हैं। रूस ने ड्रोन असेंबली प्लांट, कई हथियार डिपो, पावर प्लांट और मिसाइल साइट को तबाह कर दिया। बीते 24 घंटे की बात करें तो यूक्रेन को जंग के मैदान में भी रूस ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ये कुपियांस्क का वीडियो है जहां रूस ने अंडरग्राउंड बंकर में बम गिराकर 3 यूक्रेनी सैनिकों को खत्म कर दिया। चासव्यार में रूस ने यूक्रेन के T-72 टैंक पर हमला किया। हमले में यूक्रेनी टैंक तबाह हो गया। पोक्रोवस्क में रूस की होवित्जर ब्रिगेड ने फ्रंट लाइन पर जबरदस्त हमले किए। दावा है कि इन हमलों में 6 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 1180 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 4 बख्तरबंद वाहन, 6 होवित्जर तोप और 18 टैंक तबाह हो गए हैं। रूसी राष्ट्रपति ने भले यूक्रेन को कई मोर्चों पर बड़े जख्म पहुंचाए हैं, लेकिन 8 जनवरी की सुबह एंगिल्स बेस के ऑयल डिपो पर लगी आग अभी तक बुझी नहीं है। यह एंगिल्स एयरबेस पर मौजूद वही ऑयल डिपो है जिसे 36 घंटे पहले यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके दहलाया था। यह ऑयल डिपो अब भी धू-धू कर जल रहा है। बीते 36 घंटे से फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह आग कम होने की जगह लगातार बढ़ती ही जा रही है। एंगिल्स एयरबेस की एक सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें एक तरफ रूस का एंगिल्स एयरबेस नजर आ रहा है, वहीं इससे 8 किलोमीटर दूर ऑयल डिपो है जो अब भी जल रहा है। अब रूस ने पूरे एंगिल्स में इमरजेंसी घोषित कर दी है। आग बुझाने की कोशिश में लगे 2 फायर फाइटर्स की मौत हो चुकी है। आसपास के इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। यहां से कुछ किलोमीटर दूर मौजूद एंगिल्स एयरबेस से बचे हुए बॉम्बर्स को भी हटाया जा रहा है। दरअसल इस ऑयल डिपो में बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स में भरा जाने वाला हजारों टन फ्यूल मौजूद था, जो बेहद ज्यादा ज्वलनशील होता है। ऐसे में आसपास के इलाकों में किसी बड़ी दुर्घटना होने का डर बना हुआ है, जो पुतिन के क्रोध को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लुहांस्क में रूस के मिलिट्री व्हीकल पर हमला हुआ है ड्रोन से। मिलिट्री व्हीकल खाक किया गया। यूक्रेन की 53वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने हमले को अंजाम दिया। रूस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ग्राउंड ऑपरेशन की रफ्तार बढ़ाई है। दरअसल सत्ता में ट्रंप की वापसी के बाद यूक्रेन ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। यूक्रेन ट्रंप का समर्थन हासिल करने के लिए खनिज संपदा का सौदा पेश करने वाले हैं, लेकिन पुतिन ने जमीन पर कब्जा बढ़ाने के साथ साथ यूक्रेन के इस पूरे प्लान पर पानी भी फेर दिया। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के पश्चिमी हिस्से में शेवचेंको पर कब्जा कर लिया है और अब पोक्रोवस्क की निर्णायक जंग शुरू हो गई है। देखिए शेवचेंको पर रूस का कब्जा होते ही कैसे ट्रंप को मनाने के लिए यूक्रेनी समीकरण उलट पुलट हो गए। जैसे जैसे व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे यूक्रेन और यूरोप के देशों की चिंता बढ़ती जा रही है। ट्रंप के काउंटडाउन के साथ ही यूक्रेन युद्ध के समीकरण भी बदलने लगे हैं। रूस का फोकस अब यूक्रेनी राजधानी पर हमले नहीं, बल्कि यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर नियंत्रण स्थापित करना है। यह 2 बड़ी रणनीति के तहत किया जा रहा है।
इसके पीछे पहला मकसद है युद्ध विराम वार्ता में रूस की स्थिति मजबूत करना और दूसरा मकसद है ट्रंप को मनाने वाला यूक्रेन का प्लान नाकाम करना। 8 जनवरी को रूस ने इन दोनों मकसद को पूरा करने के लिए बड़ी सफलता हासिल की है। डोनेस्क की निर्णायक जंग लड़ रही रूसी सेना ने डोनेस्क के एक और बड़े क्षेत्र पर रूसी झंडा फहरा दिया है। रूसी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र के शेवचेंको कस्बे पर कब्जा जमा लिया है। इसी जीत के साथ यूक्रेन का 4000 वर्ग किलोमीटर इलाका जीतने में रूसी सेना कामयाब रही है। शेवचेंको को जीतने से रूसी सेना को डोनेस्क जंग में बड़ी बढ़त हासिल हुई है। इस जंग से रूस की सामरिक स्थिति तो मजबूत हुई ही है, इसके साथ ही सबसे बड़ा झटका ज़ेलेंस्की को लगा है। दरअसल शेवचेंको पर कब्जा होते ही यूक्रेन के सबसे बड़े लिथियम भंडार पर रूस का कब्जा हो गया है। शेवचेंको यूक्रेन का सबसे बड़ा लिथियम खनन क्षेत्र है। लिथियम को उद्योग जगत में व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, फोन की बैटरी लिथियम से ही बनती है। लिथियम अक्षय ऊर्जा के लिए अहम खनिज है। शेवचेंको से पहले रूस ज़ैपोरिज़िया के बर्दियांस्क में पेग्माटाइट भंडार पर कब्जा जमा चुका है। ये मैग्मा से बने बड़े कीमती क्रिस्टल हैं। ट्रंप की वापसी के समय शेवचेंको की जीत रूस के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर ट्रंप का समर्थन हासिल करना चाहते हैं ताकि जंग जारी रखी जा सके। ट्रंप को मनाने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक मसौदा तैयार किया था, जिसके मुताबिक यूक्रेन अमेरिका को अपने खनिज भंडार का नियंत्रण सौंपने वाला था। हथियार आपूर्ति के बदले अमेरिका को मनचाही समय सीमा तक खनिज खनन का प्रस्ताव दिया जाने वाला था। यूक्रेन के पास 46 लाख करोड़ से ज्यादा की खनिज संपदा है, लेकिन खनिज क्षेत्र पर रूस का कब्जा होने से ज़ेलेंस्की का यह प्लान चौपट हो गया है। शेवचेंको पर जीत के साथ रूस को खनिज भंडार तो मिला ही है, साथ ही पोक्रोवस्क को जीतने के 2 रास्ते खुल गए हैं और बहुत ही जल्द रूसी सेना पोक्रोवस्क की घेराबंदी करने वाली है। शेवचेंको पर कब्जा होते ही रूस को लिथियम का भंडार तो मिला ही है, अब पोक्रोवस्क की जीत भी आसान हो गई है। शेवचेंको से पोक्रोवस्क की दूरी 7 किलोमीटर है और खास बात यह है कि पोक्रोवस्क को डोनेस्क से जोड़ने वाले हाईवे सहित रूसी सेना लिंक रोड से पोक्रोवस्क पर हमले की तैयारी में है। शेवचेंको से आगे बढ़ते हुए रूसी सेना पोक्रोवस्क के हाईवे पर पहुंचेगी और इसे ब्लॉक कर देगी, जिससे डोनेस्क तक हथियार आपूर्ति का रूट कट जाएगा और इसके साथ ही पोक्रोवस्क को 3 तरफ से घेरकर हमले शुरू कर दिए जाएंगे। पोक्रोवस्क की बड़ी आबादी पहले ही शहर को छोड़ चुकी है और यूक्रेनी सेना रूसी फौज को ज्यादा रोक पाने की स्थिति में नहीं। रूस जैसे जैसे यूक्रेन पर बढ़त हासिल कर रहा है, बाइडेन प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। यूरोप के नाटो सदस्य देशों की चिंता है कि रूस यूक्रेन के बाद उन पर हमला कर सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की वर्तमान सरकार और यूक्रेन समर्थक यूरोपीय देश जंग को लंबा खींचना चाहते हैं। इसके लिए 9 जनवरी को जर्मनी के रैमस्टेन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाने पर चर्चा की गई। इस ग्रुप में नाटो और यूक्रेन समर्थक देश शामिल होंगे। यह ग्रुप ट्रंप की वापसी के बाद भी यूक्रेन को हथियार आपूर्ति जारी रखेगा। 2027 तक यूक्रेन को हथियार दिए जाते रहेंगे। बाइडेन प्रशासन की ओर से यूक्रेन को अंतिम मदद जारी होने वाली है। 10 जनवरी को वॉशिंगटन से 4290 करोड़ रुपए का हथियार पैकेज जारी किया जाएगा।
पेंटागन की प्रेसिडेंशियल ड्रॉडाउन अथॉरिटी की रिपोर्ट है कि यूक्रेन की मदद के लिए जारी किए गए फंड में 32,600 करोड़ रुपए की रकम अभी भी बाकी, जिसे यूक्रेन को दिया जाना था। लेकिन अब ट्रंप सरकार इस फंड पर अंतिम फैसला लेगी। ये तय माना जा रहा है कि बाइडेन की विदाई के साथ ही यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा बदलने वाली है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो 24 घंटे से 3 दिन के अंदर युद्ध बंद करा सकते हैं। ट्रंप की इसी मनोदशा को भांपते हुए पुतिन ने यूक्रेनी जमीन पर कब्जे की रफ्तार बढ़ा दी ताकि बातचीत की मेज पर रूस का पलड़ा भारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिकी चुनाव के दौरान ट्रंप ने युद्ध और नाटो सदस्यों की सुरक्षा के नाम पर हो रहे भारी भरकम खर्च को मुद्दा बनाया था। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद भी नाटो सदस्यों को चेतावनी देते हुए अमेरिका को नाटो से अलग करने वाला बयान दिया था। माना जा रहा है कि ट्रंप के इसी तेवर को पुतिन एक बड़ा मौका मान रहे हैं और यूरोप में हमला करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ उम्मीद यह भी है कि पुतिन ट्रंप से सीजफायर पर बात करने की जगह यूक्रेन पर कब्जा करे और सीमा के करीब दूसरे देशों पर हमला करके नाटो को चुनौती दें। पुतिन को लग रहा है कि ट्रंप काल में अमेरिका युद्ध में और खर्च नहीं। कुर्स्क और डोनेट्स्क से भी बड़ी तबाही। यूक्रेन से भी बड़ा सैनिकों का संघार। इस्कंदर, किंजल जैसे मिसाइलों की बरसात। और नाटो देशों के फाइटर जेट का आघात। ट्रंप काल के दौरान एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ एक ऐसे महायुद्ध के संकेत जिसकी आग यूरोप तक फैलेगी। संकेत आ चुका है। क्रेमलिन के प्रवक्ता के मुताबिक पुतिन ट्रंप से मुलाकात नहीं करने वाले हैं। पुतिन जर्मन चांसलर से भी नहीं मिलेंगे। पुतिन का फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। क्रेमलिन के इस संदेश से साफ है कि पुतिन को फिलहाल युद्ध विराम या फिर नाटो से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप काल के भविष्य को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, जिसमें से एक दावा यह भी है कि ट्रंप अमेरिका को नाटो से अलग कर सकते हैं। ट्रंप नाटो को लेकर अपनी नीति बदल सकते हैं। ट्रंप नाटो देशों से अमेरिकी सेना और हथियार हटा सकते हैं। यह दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद खुद ही एक इंटरव्यू में यह बात कही थी। अगर सदस्य देश अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं तो नाटो से अलग होने पर बिल्कुल विचार करें। ट्रंप किन आर्थिक दायित्वों की बात कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि पुतिन इसे एक बड़े मौके की तरह देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ नाटो देशों में खलबली मची है। एक तरफ क्रेमलिन का बयान है पुतिन जर्मन चांसलर शोल्ज से नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ईरान के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। क्रेमलिन से अब खबर आई है कि पुतिन का ट्रंप से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले ही तय हो चुका है कि 2025 में पुतिन शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी है कि बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइलों की तैनाती होनी तय है। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार पहले से तैनात हैं। रूस के नेवी चीफ ने खुलकर कह दिया है कि नाटो से बढ़ती चुनौती की वजह से रूस एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। रूस की नेवी लगातार खुद को मजबूत कर रही है।
2024 में ही रूस की नेवी में 2 दर्जन से अधिक युद्धपोत और सबमरीन को शामिल किया गया। रूस में नेटो से आर पार की तैयारी चल रही है। रूसी नेवी चीफ के मुताबिक 2024 में रूस की नौसेना में कई पनडुब्बी समेत कुल 30 युद्धपोत शामिल किए गए। रूसी नेवी को एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी भी मिली है। ताकतवर सबमरीन की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले दिसंबर में ही रूसी नेवी को नई पनडुब्बी मिली है। ये यासिन एम क्लास की पनडुब्बी है जो बेहद ताकतवर है। यासिन एम क्लास की जो पनडुब्बी है उसकी संख्या अब 4 हो गई है। रूसी नेवी के पास कई और परमाणु पनडुब्बियां हैं जिसमें सेवेरोद, विंस, कजान, क्रास्नोयार्स्क शामिल है। ये पनडुब्बी ऑनिक्स मिसाइल और कैलिबर PL जैसे क्रूज मिसाइल से लैस है। समंदर से नाटो के बड़े और ताकतवर देशों से मुकाबले की तैयारी। लेकिन युद्ध के आगाज को लेकर वॉर एक्सपर्ट्स की थ्योरी अलग है। दावा किया जाता है कि पुतिन छोटे छोटे देशों से युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं। रूस की सीमा से लगे पूर्वी यूरोप के देशों से जंग की शुरुआत होगी। रूस की सेना ने अपनी सीमा के करीब से ही नाटो को चुनौती देने का फैसला किया है। यानी रूस की पनडुब्बी और युद्धपोत छोटे छोटे देशों की मदद के लिए आगे बढ़ने वाले नाटो के बड़े देशों पर दबाव बनाने के लिए तैनात रहेंगे। तो वहीं रूस की सेना अपनी सीमा में रहकर ही युद्ध की शुरुआत करेगी। रूस की सीमाएं यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड से मिलती है। यानी फिनलैंड और रूस के बीच कोई बफर जोन नहीं है, सीधे सीधे रूस का पड़ोसी देश है। कुछ रिपोर्ट में दावा है कि फिलहाल रूस की सेना फिनलैंड और एस्टोनिया में हमले की तैयारी कर रही है। पुतिन को लग रहा है कि ट्रंप यूरोप के छोटे देशों में युद्ध में दखल नहीं देंगे। ट्रंप नाटो से पल्ला झाड़ने की बात चुनाव जीतने के बाद क्यों कर रहे हैं, यह आपको अब बताते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन में भारी भरकम खर्च किया है। छोटे बाल्टिक देशों की सुरक्षा पर भी बहुत खर्च किया जा रहा है। क्रीमिया पर यूक्रेन की मिसाइल स्ट्राइक। स्टॉर्म शैडो से क्रीमिया पर अटैक किया। सेवेस्तोपोल बेस पर भी यूक्रेन का हमला हुआ है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, क्रीमिया पर यूक्रेन की मिसाइल स्ट्राइक हुई है। स्टॉर्म शैडो से क्रीमिया पर हमला किया गया। सेवेस्तोपोल बेस पर भी यूक्रेन की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। तो जैसे जैसे 20 जनवरी की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे मोर्चे पर रूस और यूक्रेन की रणनीति युद्ध के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी और डोनेस्क में रूस यूक्रेन की विध्वंसक जंग के बीच एक बार फिर पुतिन ने रणनीति को बदल दिया है। अब वॉर प्लान में उन्होंने बेलारूस की एंट्री का सिग्नल दे दिया है, लेकिन इस एंट्री का मकसद सिर्फ यूक्रेनी सेना का विनाश नहीं होगा बल्कि मकसद होगा कीव पर कब्जा। लेकिन ऐसा आखिर क्यों, आप देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। पुतिन की रणनीति, बेलारूस की एंट्री। रूस का नया दांव, अब कीव का घेराव। रूस यूक्रेन की जंग में ऐसे मोड़ आए जिसमें अदावत के दोनों सिरों पर खड़े देश एक दूसरे पर भारी पड़ते नजर आए। इसमें कुर्स्क और डोनेस्क की जंग भी ऐसा ही मोड़। इसमें डोनेस्क में रूसी सेना लोकल बैटल ग्रुप के साथ आगे बढ़ती रही, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना ने बढ़त बनाने और युद्ध विराम की बेहतर डील के लिए कुर्स्क का रास्ता चुना। जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली, लेकिन कुर्स्क की रणनीति कमजोर पड़ गई। रूसी सेना ने कुर्स्क में बढ़त बनाने के लिए बारूदी बिसात बिछा दी। 20 जनवरी की मियाद पर केंद्रित जंग यूक्रेन ने शुरू कर दी।
पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बीच पुतिन का नया प्लान एक्टिवेट हो गया। ये प्लान है कीव फतह। ऐसा वॉर प्लान जिसमें यूक्रेनी फोर्स कुर्स्क, डोनेत्स्क और क्रीमिया के मोर्चे पर खुद घुटने टेक देगी। और इस रणनीति के विस्तार में जो तस्वीर बन रही है वो आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगी, क्योंकि इस जंग में रूस अपने मित्र राष्ट्र के साथ उतर रहा है। ऑपरेशन कीव में रूस के साथ बेलारूस होगा। आपने जो सुना वो 100% सच है। और हैरानी की बात यह है कि बेलारूस इस स्थिति के बनने में रूस की करीबी से ज्यादा यूक्रेन के उकसावे को जिम्मेदार मानता है, जिसका प्रमाण है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बयान। प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने क्रिसमस की रात जनसभा में कहा कि ज़ेलेंस्की युद्ध में बेलारूस को घसीटना चाहते हैं। हमारे संबंध यूक्रेन के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन ज़ेलेंस्की का व्यवहार बदल गया है। वो नहीं जानते कि वो क्या खो रहे हैं। इसलिए कीव के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। अब इस मोर्चे पर क्या हो रहा है, इस मोर्चे को खोलने का मकसद क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस मोर्चे पर जारी तैयारी देख लीजिए। रूस और बेलारूसी सेना का यह युद्धाभ्यास 8 जनवरी से शुरू हुआ है, जिसके 31 जनवरी तक चलने की सूचना दी गई है। लेकिन खतरा 20 जनवरी की मियाद और बदले लुकाशेंको के तेवर है, जो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकते हैं। और वॉर फ्रंट खुला तो कीव को बचाना नाटो के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इस समय कोमेल में रिजर्व सैनिक युद्धाभ्यास में बारूद बरसा रहे हैं, टैंक आर्टिलरी से हमले की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन्फेंट्री को जमीनी युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसमें बेलारूस के 15 क्षेत्रों के 1568 सैनिक शामिल हैं। यानी ये तैयारी युद्ध की है और टारगेट कीव होगा। लेकिन कीव क्यों होगा, इसे भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके पहले आप कीव पर हमले के लिए बेलारूस कितना मुफीद है, इसे समझ लीजिए। तो इस समय रूस और बेलारूस की सेना बेलारूस और यूक्रेनी सीमा के नजदीकी शहर गोमेल में युद्धाभ्यास कर रही है। लेकिन ये रणनीति जो कदम है वो हो सकता है क्योंकि बेलारूस और रूसी सेना का फ्रंट बेस बैग्रिन में है और यहां से बेलारूस और रूसी सेना के लिए निप्रो नदी के रास्ते 95 किलोमीटर का सफर करना आसान है। यानी कि नदी के रास्ते सेनाएं सीधे कीव के किनारे उतरकर डायरेक्ट अटैक करने में सक्षम है। हालांकि इस रास्ते में जोखिम ज्यादा है क्योंकि खतरे को भांपते हुए यूक्रेनी सेना ने शील्ड को तैयार किया, इसलिए संयुक्त कीव अभियान के लिए लंबा रास्ता चुना जा सकता है, जिसमें लॉन्च पैड के तौर पर गोमेल मुफीद क्षेत्र है। यहाँ पर यूक्रेन की बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, जहां पर पहुंचने में भी कोई संकट नहीं है। यहां तक कि बॉर्डर से चर्निहाइव तक कोई संकट नहीं है। 70 किलोमीटर की इस रेंज में रूसी सेना तैनात है और चर्निहाइव में रूसी जमावड़ा इस अभियान को मजबूती देगा। जो खबर आ रही है जो ब्रोवरी तक सफर आसान करेगा और ये 142 किलोमीटर का सफर चर्निहाइव से कीव तक का सफर करके ऑपरेशन कीव को अंजाम दिया जा सकता है। और अगर इस रास्ते को काटा जाता है तो फिर पूर्वी यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। इससे पहले भी बेलारूस और रूस की सेना ने संयुक्त रूप से अभ्यास किया। पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा पर न्यूक्लियर हथियार की ड्रिल की थी, जिसने नाटो को डरा दिया था। लेकिन युद्ध अभ्यास खत्म हुआ और स्थिति सामान्य हो गई। लेकिन यूक्रेन के मुहाने पर ऐसा नहीं होगा और इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी। दूसरा कारण है डोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना का संघर्ष। तीसरा कारण है ज़ैपोरिज़िया के मोर्चे पर जारी हमले और चौथा कारण है कीव की क्रीमिया रणनीति। इनमें ज़ैपोरिज़िया और क्रीमिया में रूस की स्थिति बेहतर है, लेकिन कीव का मोर्चा खोलने के पीछे मुख्य कारण 2 रीजन हो सकते हैं, कुर्स्क और डोनेत्स्क।
इसमें सबसे पहले कुर्स्क की बात करें तो यहाँ पर यूक्रेनी सेना के जवानों ने शुरुआती दौर में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन जैसे जैसे उनके हथियार और बारूद खत्म हुए वैसे वैसे स्थिति बदलने लगी। रूस के दावे के तहत कुर्स्क में यूक्रेन ने अपने 50,000 से ज्यादा सैनिक खो दिए। इसके अलावा 275 टैंक, 150 आर्मर्ड व्हीकल और 1500 अटैकिंग व्हीकल समेत भारी संख्या में MLRS, आर्टिलरी और दूसरे व्हीकल को भी नुकसान पहुंचा है। नई ब्रिगेड कुर्स्क में दाखिल कराने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर रूस की चेतावनी भी जारी हो चुकी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रूस का संकट कुर्स्क में खत्म हो गया। अब बात डोनेस्क की करें तो रूसी सेना को लोकल बैटल ग्रुप्स के सहारे कामयाबी तो मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना लगातार आक्रामक नजर आ रही है। यह रूस को 9 क्षेत्रों में बढ़त मिली है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना लगातार रूसी सैनिकों को टारगेट बना रही है। इनमें खारसी जंग में रूस की कमांड पोस्ट को ही यूक्रेनी सैनिकों ने तबाह कर दिया है, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के रेलवे नेटवर्क को डोनेस्क में ध्वस्त कर दिया है। अब सवाल यह है कि अगर कुर्स्क और डोनेस्क में संघर्ष बढ़ा है तो कीव टारगेट क्यों किया जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है यूक्रेन के लिए बड़ा संकट खड़ा करना। कीव पर कब्जे का मतलब है यूक्रेन की जंग में हार, और बेलारूस का मोर्चा खुलता है तो कीव को बचाने के लिए यूक्रेन के पास सेना कम पड़ जाएगी। अपनी राजधानी को बचाने के लिए कुर्स्क और डोनेस्क से सेना वापस बुलाई जाएगी। इस स्थिति में कुर्स्क और डोनेस्क रूसी सेना के कब्जे में आ जाएंगे, और सैनिक समय पर नहीं पहुंचे तो कीव भी हाथ से चला जाएगा। यानी कीव के घेराव का प्लान टाइमिंग को ध्यान में रखकर एक्टिवेट किया गया है, जिसमें रूस को नाकामी की आशंका कम, कामयाबी की संभावना ज्यादा लग रही है। इसलिए कीव अब जंग का केंद्र बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लुहांस्क के जंगलों में घिरी यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड। रूसी सैनिकों ने 100 मीटर दूर से हमले को अंजाम दिया। हमले में यूक्रेन के 2 टैंक्स को नुकसान पहुंचा है। ट्रंप के सत्तासीन होने से पहले रूस यूक्रेन की जंग में एक ऐसी रणनीति के जंग को भड़काने की कोशिश हो रही है जो कि ट्रंप के लिए भी इस क्षेत्र में युद्ध विराम की संभावना को खत्म कर देगी। इस कोशिश के लिए ब्लूप्रिंट टीम बाइडेन ने बनाया है, जिसका मकसद है आने वाले दिनों में भी अमेरिकी मदद यूक्रेन को ना रुके। लेकिन इस प्लान में जंग का केंद्र क्या है? जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो जगह ट्रंप की भी कमजोरी है। आप देखिए कैसे बदला जंग का पूरा प्लान। युद्ध का नहीं निकलेगा समाधान। रिपोर्ट आप देखिए। जंग का केंद्र क्रीमिया, रूसी हेडक्वार्टर का पता चल गया। मोर्चे पर हुए तैनात यूक्रेनी सेना के जवान। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को मिली बढ़त ने ज़ेलेंस्की का मनोबल इतना बढ़ा दिया है कि अब बारूदी अभियान की दिशा बदलकर यूक्रेनी सेना नई सफलता की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और यह दिशा है यूक्रेन का दक्षिणी क्षेत्र। रूस की सदर्न नेवी का मुख्य पोर्ट क्रीमिया, जिस पर हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। और इस मिशन में खुले तौर पर साथ देने जा रहे हैं बाइडेन, जिनके लिए 20 जनवरी से पहले हर वो काम करना जरूरी है जो उनके सत्ता विहीन होने के बाद भी इस जंग में यूक्रेन को कमजोर ना होने दे। और इस प्लान की पृष्ठभूमि यूक्रेन ने तैयार कर ली है, जिसके बाद टीम बाइडेन ने क्रीमिया के मोर्चे पर जंग के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दावा है कि यूक्रेन के गुरिल्लाओं ने क्रीमिया के अंदर रूसी सैन्य मुख्यालय का पता लगा लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सैनिटोरियम के मैदान में बड़ी संख्या में सैन्य मालवाहक हैं। यानी रूस ने अपने सैनिक और सैन्य इक्विपमेंट्स के लिए न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है,
बल्कि इस क्षेत्र का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए भी किया है, ताकि यूक्रेन नागरिक ढांचे पर पलटवार ना कर सके। लेकिन अब बाइडेन ने इसी जानकारी के आधार पर अपनी टीम को एक्टिवेट किया है, इसलिए टारगेट अब क्रीमिया है। लेकिन सवाल अटैक प्लान का है, वो कैसे होगा? क्रीमिया पर ऑपरेशन के लिए बनाए गए ब्लूप्रिंट में रास्ता समुद्र होगा। हवाई हमले के लिए भी बारूदी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी तैयारी का ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। यह वीडियो भले ही दक्षिणी खेरसोन का है, लेकिन इसमें यूक्रेन की ताकत की नुमाइश है, जिसमें एंटी मिसाइल सिस्टम पंजशीर S-1 और ओसा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को यूक्रेनी ड्रोन ने ध्वस्त कर दिया है। ठीक ऐसे ही हमले यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया पर करने की तैयारी कर रही है। लेकिन यह शक्ति प्रदर्शन का सिर्फ एक हिस्सा है, दूसरा आपको चौंका देगा। यह तस्वीर यूक्रेन के उस जल दैत्य की है जो ब्लैक सी से रूस के सदर्न पोर्ट के लिए सबसे बड़ा संकट है। यह वही जलास्त्र है जिसने कर्च ब्रिज को ध्वस्त किया था। और अब यूक्रेन का यह ताकतवर हथियार रूसी नेवल फ्लीट और ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने के लिए तैयार है। यूक्रेन के नेवल कामिकाज़े ड्रोन की लंबाई महज 1 मीटर है और इसका वजन 8 किलोग्राम है, लेकिन यह घातक हथियार 3 किलोग्राम पेलोड ढोने में सक्षम है और इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो ब्लैक सी में बड़ी संख्या में तैनात रूस के जहाजों के लिए अब सबसे बड़ा संकट है। यानी क्रीमिया में बारूदी जलजला लाने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन इस तैयारी का मकसद क्या है और यह भी जंग के विस्तार की दिशा में उठाया जाने वाला पहला कदम है? जवाब है हाँ। बाइडेन के क्रीमिया प्लान के तहत 20 जनवरी से पहले जंग को भड़काने की तैयारी है, ताकि जंग को उस रास्ते तक पहुंचाया जा सके जहां से वापसी नामुमकिन हो, चाहे ट्रंप सत्तासीन होकर भी सीज फायर ना कर सके, ना ही यूक्रेन होने वाली हथियारों की सप्लाई वो रोक सके। क्योंकि क्रीमिया ट्रंप की कमजोरी है, जो काला सागर में अमेरिका के लिए मुफीद ठिकाना है, और अगर इस दिशा में यूक्रेनी सेना बढ़ती है तो क्रीमिया को पूरी तरह से कब्जे में लेना ट्रंप के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए बाइडेन ने अपनी जर्मनी की यात्रा रद्द कर दी और नेटो देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसमें पहला कदम बाइडेन ने अपने कार्यकाल की आखिरी मदद देकर उठाया है। इस मदद में 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत किए गए। इस मदद के रूप में यूक्रेन को हथियार दिए जाएंगे और ये हथियार 20 जनवरी के पहले पहुंचा दिए जाएंगे। बाइडेन के इस एक्शन के बाद यूरोपीय देशों ने भी कमर कस ली है, जिसमें जर्मनी ने यूक्रेन को KF-41 लिंक्स इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल दे दिया। वहीं दूसरी तरफ रॉयल नेवी ने भी यूक्रेन के लिए नए हथियार जारी कर दिए। इसमें मानव रहित पनडुब्बी का शिकार करने वाला रोबोटिक हेलीकॉप्टर शामिल है। इसके अलावा कामिकाज़े ड्रोन्स की खेप भी जारी कर दी है। हालांकि इस युद्ध में ट्रंप का रुख क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन इशारा रूस के पक्ष में मिला है। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर रूस का रुख समझते हैं, इसलिए शपथ ग्रहण से पहले पुतिन से नहीं मिल पाएंगे। यही वो इशारा है जिसने क्रीमिया के मुहाने पर बारूद सुलगा दिया है। लेकिन जैसे ही क्रीमिया पर आंच आई, वैसे ही पुतिन ने यूरोप और अमेरिका के मोर्चे पर तैयारी शुरू कर दी, जिसमें बेलारूस भी शामिल हो सकता है। और यह अनुमान नहीं है बल्कि ऐलान है जो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने किया है। उनका दावा है कि ज़ेलेंस्की बेलारूस को भी युद्ध में घसीटना चाहते हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की की आलोचना करते हुए कहा कि हमारे संबंध अच्छे थे, लेकिन व्यवहार बदलकर वो बहुत कुछ खो रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि यूरोप का मुहाना बेलारूस से खुल सकता है। यानी ये जंग रूस बनाम नेटो तो होगी, लेकिन रूस के साथ अपने सहयोगी भी होंगे, जिसमें चीन भी शामिल होगा।
वो चीन जिसने रूस की शैडो फ्लीट को इस समय अपने शेडोंग पोर्ट पर रोका है, वो भी सिर्फ अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से। लेकिन इसका मकसद है समुद्री जंग की वो रणनीति जिसमें रूस चीन साथ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।